ये एक पेंडुलम है जो कि पॉइंट ओ पे एक एंड इसका फिक्स है, दूसरा एंड पे जो मास है m, कितना मास का वैल्यू इसका m है। तो ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से हॉरिजॉन्टली, या बोल सकते हो कि मास जो है वो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के लेवल में है। कहने का मतलब शुरू में मास कहाँ पे है, शुरू में जो मास है सामने इस पोजीशन पे, यहाँ से इसको छोड़ा जाता है। यहाँ पे क्या था, शुरू में रेस्ट में था। रिलीज फ्रॉम रेस्ट, इसे रेस्ट से छोड़ा जाता है। यहाँ से h हाइट नीचे एक फ्लोर है, ये h क्या है, ये l से छोटा है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से छोटा है। ये रिजिड स्मूथ वाल है, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन इसके साथ होता है। कैसा, परफेक्टली परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। यानी कि कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, 0। टी का वैल्यू 0 है, दैट इज इक्वल टू 0। तो बताओ कोई बॉडी एच हाइट से अगर ये तुम्हारा गिर रहा है, ये इसका क्या निकालना है, क्वेश्चन में छूटा हुआ मिसिंग पार्ट है। निकालना है कि ये फ्लोर को हीट करने के बाद आफ्टर फर्स्ट कॉलिजन ये ग्राउंड से कितना हाइट ऊपर जाएगा। तो फाइंड इनइलास्टिक है तो ऊपर जाएगा। द मैक्सिमम कौन बोला, हाइट मॉनिटर सर, इनइलास्टिक पर ऊपर जाएगा सर। अटेंड बाय बॉल आफ्टर फर्स्ट कॉलिजन विथ, कुछ सोचने लगा है, दिमाग थोड़ा आने लगा मॉनिटर को, है ना। है पर ऐसा बात है दिमाग में। अच्छा देखो, मॉनिटर है तब। अब देखो यहाँ पे बेटा, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन में ये नहीं बोला गया कहीं पे स्टेटमेंट कि दो बॉडी हमेशा तुम्हारा एक साथ मूव करता है, खाली बस ये बोला गया कॉमन लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाता है, सेम होता है। कॉमन लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग बोला गया सेम होता है, लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिफरेंट हो सकता है, कॉमन नॉर्मल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी डिफरेंट हो सकता है, समझे ना। है परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन का मतलब हुआ कॉमन नॉर्मल के अलोंग दोनों का वेलोसिटी सेम होगा जो दो बॉडी कोलाइड कर रहा है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यानी कि कॉमन टेंजेंट के अलोंग दोनों का वेलोसिटी डिफरेंट हो सकता है, समझे। ये हुआ इसका मतलब। तो देखो ये जो तुम्हारा क्या हुआ कि जब एच हाइट से कोई बॉडी गिरता है केवल ग्रेविटी वर्क कर रहा है, क्यों बोल रहे हैं केवल ग्रेविटी वर्क कर रहा है, जबकि वेट एमजी और टेंशन दोनों लग रहा है बॉडी पे। तो टेंशन तो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहता है ना। वर्टिकल सर्कल के केस में हम लोग क्या देखे थे कि स्ट्रिंग से जो फोर्स लग रहा है हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, तो टेंशन तो वर्क करता नहीं, केवल ग्रेविटी वर्क करता है। और जब केवल ग्रेविटी वर्क कर रहा है तो कोई बॉडी अगर एच हाइट से गिरा है यहाँ से
गिरा है इस पोजीशन से इस पोजीशन तक, तो एच हाइट से गिरा, तो बताओ वहां पे उसका स्पीड कितना होगा। तो उसका स्पीड अगर हम लोग v बोले, ठीक है ना, या u बोलो, तो u कितना के बराबर होगा, रूट अंडर रूट 2gh। 2gh, ये इसका स्पीड होगा। और ये किस डायरेक्शन में होगा स्पीड, तो ये टेंजेंट के अलोंग। कॉलिजन के जस्ट पहले स्ट्रिंग के टेंजेंट के अलोंग, यानी कि स्ट्रिंग रेडियल लाइन हो गया, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा। तो देखो इसका वेलोसिटी जो होगा इधर होगा, स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर, कहने का मतलब ये और ये लाइन स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर, ठीक है। कितना ये वेलोसिटी, u का वैल्यू हम लोग निकाल दिए। फ्लोर स्मूथ है, बस यही क्वेश्चन में दिया। तब ये बताओ कॉमन नॉर्मल दोनों का कौन है। अरे ये कॉमन टेंजेंट हुआ ना, यही ना दोनों का कॉमन टेंजेंट होगा, ग्राउंड यस सरफेस। तो इसके परपेंडिकुलर जो वर्टिकल लाइन होगा यही ना कॉमन नॉर्मल होगा। तो यहाँ पे मेरा कॉमन नॉर्मल जो है ये वर्टिकल लाइन है, ये क्या है, कॉमन नॉर्मल। हम लोग ले लेते हैं कि ये जो वर्टिकल लाइन है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से जो आ रहा है, इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, वर्टिकल से ये एंगल। तो बताओ ये थीटा हुआ, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, होगा। तो ये एंगल जो हो गया हॉरिजॉन्टल से ये थीटा। तो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट कॉमन नॉर्मल के अलोंग है, कॉस साइन 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 सर साइन। कॉस कंपोनेंट तो ग्राउंड के अलोंग है। तो ये यस बताओ सर। कॉमन नॉर्मल के अलोंग दोनों का वेलोसिटी सेम होना चाहिए। ग्राउंड तो कॉलिजन के पहले भी रेस्ट में था फ्लोर, और कॉलिजन के बाद भी तो ये रेस्ट ही में रहेगा ना, है। यस सर। इसका मतलब कॉमन नॉर्मल के अलोंग दोनों का वेलोसिटी क्या बोले थे, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन में सेम हो जाता है। तो बॉल का जो इधर साइन कंपोनेंट है वो खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कॉलिजन के बाद इसके पास केवल कॉस वाला कंपोनेंट इधर कॉमन टेंजेंट की तरफ वाला बचेगा, क्योंकि कॉमन टेंजेंट वाला तो कॉलिजन में पार्ट तो लेता नहीं है। कॉलिजन में कौन सा वेलोसिटी पार्ट लेता है, जो कॉमन नॉर्मल के अलोंग होता है। तो कॉस वाला कॉलिजन के बाद बच जाएगा। तो आफ्टर कॉलिजन इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ठीक है ना। ये वेलोसिटी है बिफोर, जस्ट बिफोर कॉलिजन बोल देते हैं, जस्ट बिफोर कॉलिजन। और जस्ट आफ्टर कॉलिजन क्या हो जाएगा, तो इसी का कॉस कंपोनेंट हो जाएगा, u cos थीटा। ये कितना हो गया, यानी कि रूट अंडर 2gh। और देख सकते हो कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे ये हाइट h बाई हाइपोटेनस h बाई l, यानी कि रूट अंडर, या रूट के अंदर क्या करेगा, अरे रहने दो इसको, h अपॉन l रूट अंडर 2gh, है ना। ये किधर हो जाएगा, टुवर्ड लेफ्ट साइड हो जाएगा। ये वेलोसिटी क्या होगा, जस्ट आफ्टर कॉलिजन, जस्ट आफ्टर
कॉलिजन। सर ये वाला फिर से बता दीजिए सर, नहीं समझ पाए। देख बेटा, यहाँ पे कॉलिजन के जस्ट पहले तो वेलोसिटी इधर स्ट्रिंग के लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सर्कुलर पाथ पे हमेशा टेंजेंट के लॉन्ग होगा ना। यस सर। हाँ? यस सर। तो दोनों का क्या गया, कॉलिजन में जब पार्ट ले रहा है कौन बॉडी कोलाइड कर रहा है, ये बॉल ग्राउंड के साथ कोलाइड कर रहा है, तो दोनों का कॉमन टेंजेंट तो कौन होगा, जो एक्सीड कर रहा है बड़ा कौन है, ग्राउंड। यही ग्राउंड का ये हॉरिजॉन्टल लाइन कॉमन टेंजेंट यस सर। है ना। तो ई कॉमन टेंजेंट है, तो कॉमन टेंजेंट का जो परपेंडिकुलर लाइन होगा है ना, पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट पे ही जहाँ पे दोनों कोलाइड कर रहा है, ये क्या कहलाएगा, कॉमन नॉर्मल। देखो ये क्या है, कॉमन नॉर्मल है ना। यस बोलो, सर। तो ई कॉमन नॉर्मल तुम्हारा लाइन हो गया। तो अब देखो बेटा, इस एंगल को वर्टिकल से, वर्टिकल ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा ये वाला। इस एंगल को थीटा ले लिए है ना, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये 90, ये क्या आ जाएगा, ये थीटा आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर, ये रेडियल है और ये टेंजेंट। तो वेलोसिटी का कॉस कंपोनेंट ग्राउंड के लॉन्ग आएगा, कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग, और साइन कंपोनेंट इधर साइड आ जाएगा, कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग। तो कॉलिजन में कौन सा वेलोसिटी पाथ लेता है, जो कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग होता है। जो कॉमन टेंजेंट के लॉन्ग होता है वो कॉलिजन में पार्ट लेता नहीं है, क्योंकि सरफेस मेरा स्मूथ है इसलिए। ठीक है। यस सर। कौन कौन है वेटिंग रूम में? समझा इस चीज को। तो यस सर। परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन है, तो ग्राउंड तो रेस्ट में है, तो ग्राउंड रेस्ट में तो कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग कॉलिजन के बाद दोनों का वेलोसिटी सेम होना चाहिए। ये नहीं बोला गया परफेक्टली इनइलास्टिक में, तो ग्राउंड तो रेस्ट ही में रहेगा। इसका मतलब बॉल का जो इधर वाला वेलोसिटी था u sin थीटा, 0 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा। लेकिन u cos थीटा जो इधर है, ये तो कॉलिजन में पार्ट नहीं लिया, ये तो नो एज इट इज रह जाएगा, ये तो चेंज होगा नहीं। तो इसके यानी कि कॉलिजन के जस्ट बाद ये u sin थीटा यानी कि ग्राउंड के परपेंडिकुलर तो खत्म हो गया, लेकिन ये वाला बचा रह गया। तो नेट वेलोसिटी ग्राउंड के कॉलिजन के बाद जस्ट किधर होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड होगा, देखो एरो से इधर जस्ट आफ्टर कॉलिजन। अब देखो जैसे ही ये इधर मूव करेगा स्ट्रिंग तो स्लैक कर जाएगा ना। यस सर, सिलेक्ट करेगा। तो स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगा, तो अभी तक तो टेंशन लग रहा था, इसके जस्ट बाद टेंशन क्या हो जाएगा, 0 खत्म हो जाएगा। अब क्या फोर्स रहेगा, केवल एक तो इसका वेट mg नीचे और नॉर्मल ऊपर, और दोनों फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं, नो सर। तो यानी कि एक्सेलरेशन नहीं है। इसका मतलब ये इधर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। कब तक मूव करेगा, जब तक कि फिर से ये वर्टिकल से इधर साइड ना एंगल थीटा बना दे, है ना। तो जैसे ही यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रिंग, फिर से अब क्या होगा, टाइट होगा ना। तो यस देखो सर। उसके बाद का फिगर हम नीचे बना दे रहे हैं। क्या हो रहा है कि ये हो गया वर्टिकल लाइन, और ये हो गया स्ट्रिंग, इधर पहुंच गया है, और ये हो गया ग्राउंड, और ये हो गया बॉल, तो इसका वेलोसिटी क्या है, इसका वेलोसिटी इस साइड है, कितना है जी, U cos theta. U cos theta. u cos थीटा, और ये एंगल क्या हो चुका है, ये थीटा हो गया, लेंथ है EH। अब क्या होगा, अब बॉल किधर जाएगा, अब आगे जा सकता है इधर कि नहीं, No sir. No sir, No, नहीं sir. जाएगा। नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग से जुड़ा स्ट्रिंग अब फिर से टाउट होने वाला है। अब इसके बाद ये ऐसे हवा में चला जाएगा, सर्कुलर पाथ पे जाएगा ना, जाएगा ना, है? लेकिन ये बताओ, Yes, sir. इसके पास तो अभी जो वेलोसिटी है, दो वेलोसिटी है, इसको दो कंपोनेंट में हम लोग तोड़े वेलोसिटी को, क्या क्या वेलोसिटी है, एक तो इस स्ट्रिंग के लाइन के अलोंग होगा,
होगा ना। Yes, sir. और एक तुम्हारा क्या हो गया, स्ट्रिंग के लाइन के परपेंडिकुलर Perpendicular. इधर साइड। ठीक है, और ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा है। तो ये इस लाइन है, इस लाइन के अपोजिट ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल अब थीटा हो जाएगा ना। तो ये एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, वेलोसिटी को अब फिर से दो कंपोनेंट में हम लोग तोड़ेंगे। एक इधर साइड होगा स्ट्रिंग के अलोंग, कितना होगा, इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा स्ट्रिंग के अलोंग, component. Sine component. Sine. साइन आएगा। तो u cos थीटा का ना साइन, u cos थीटा। Scientific. और दूसरा किधर आएगा, दूसरा इस साइड आएगा, U cos square theta. U cos theta. u cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, u cos थीटा का स्क्वायर। अब क्या होगा, फोर्स वेट mg नॉर्मल और एक टेंशन में हो जाएगा ना, है? Yes, sir. और ये टेंशन कैसा, इमीडिएट, क्योंकि अब इसका पाथ क्या होगा, इस अब ये इधर नहीं बढ़ सकता है, इसको इमीडिएटली केवल इस लाइन के लॉन्ग जाना होगा, तब ना डिस्टेंस, ये टेंजेंट के लॉन्ग जाएगा तब ना यहाँ से डिस्टेंस नहीं बदलेगा उसे। इसका मतलब इमीडिएट ये वेलोसिटी को क्या होना होगा, जीरो, इसे खत्म होना होगा। इसको कौन इमीडिएट खत्म करेगा, वेलोसिटी को इमीडिएट चेंज एक इम्पल्सिव फोर्स करता है। कहने का मतलब जैसे ही स्ट्रिंग इस पोजीशन पे पहुंचेगा, स्ट्रिंग में एक लार्ज इम्पल्सिव नेचर का फोर्स आ जाएगा। कैसा फोर्स आ जाएगा, Large impulse. ये जो ये आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई फॉर इम्पल्सिव फोर्स के लिए। कौन कौन यहाँ पे इम्पल्सिव होगा, टेंशन। और यहाँ पे भी आखिर इधर जो वेलोसिटी था वर्टिकल लाइन पे u sin थीटा, इसको कौन जीरो किया, कोई लार्ज फोर्स करता है, और लार्ज फोर्स के सामने बाकी फाइनाइट फोर्सेस को इग्नोर कर देते हैं। कौन यहाँ पे लार्ज फोर्स एग्जर्ट करेगा, नॉर्मल के अलोंग। तो नॉर्मल के अलोंग पे ग्राउंड का नॉर्मल ना देगा, Yes, है? sir. यहाँ पे ग्राउंड का नॉर्मल इम्पल्सिव फोर्स में कन्वर्ट होगा, आई एन फॉर नॉर्मल। यहाँ पे इम्पल्सिव फोर्स कौन दे रहा है, नॉर्मल। और ये नॉर्मल जो होगा ये ऊपर की तरफ लगा, जो कि इमीडिएट नीचे जो था कितना, u sin थीटा वेलोसिटी था, इसको जीरो कर दिया। उसी तरह से यहाँ पे ये इम्पल्सिव टेंशन जो होगा इमीडिएट इसको क्या कर देगा, जीरो कर देगा, इसको खत्म करेगा, है ना, क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये तो परपेंडिकुलर है। तो फोर्स अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो तो उससे स्पीड नहीं, यानी कि u cos थीटा को ये नहीं बदल पाएगा। हाँ, u sin थीटा को इमीडिएट ये क्या कर देगा, जीरो कर देगा। समझे, किसके यहाँ से सरसराहट का आवाज आ रहा है जी, सर एक बार समझा दीजिए। किसके यहाँ से आवाज आ रहा है, देखो ये कह रहे हैं कि ये बॉल, ये तो u cos थीटा से ग्राउंड के लॉन्ग जाना चाह रहा है, लेकिन स्ट्रिंग अब टाइट हो चुका है, तो अब ये आगे बढ़ नहीं सकता है इधर। हाँ, स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सर्कुलर पाथ पे ये जा सकता है, क्योंकि स्ट्रिंग का लेंथ फिक्स है, तो बॉडी केवल सर्कुलर पाथ पे घूम सकता है। तो इसके लिए ये वाला वेलोसिटी प्रॉब्लम नहीं करेगा, ये तो यही तो ले जाएगा सर्कुलर पाथ पे। प्रॉब्लम तो ये क्या रहा, यही ना इस ओ से दूर कर रहा है, u cos थीटा sin थीटा। तो ये इसको अब ये दूर जा नहीं सकता क्योंकि स्ट्रिंग टाइट हो चुका है। तो इसके लिए क्या करेगा, या तुरंत इमीडिएट इसमें टेंशन इम्पल्सिव नेचर का हो जाएगा। यहाँ पे इस समय वेट mg भी है, नॉर्मल भी है, लेकिन mg और नॉर्मल को हम लोग नहीं कंसीडर कर रहे हैं। क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए नहीं कंसीडर कर रहे बेटा, क्योंकि इम्पल्सिव फोर्स के सामने फाइनाइट फोर्सेस को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। किस समय, Yes, sir. जिस समय इम्पल्स लगता है, वो इम्पल्स केवल 0 सेकंड ऑफ टाइम के लिए लगता है, ऑलमोस्ट 0 टाइम, और उतना ही में वो सब कुछ फाइनाइट मोमेंटम बदल देता है। यानी कि इसको जो होगा, इस वेलोसिटी को इतना से चेंज करके जीरो कर देगा, यानी कि ये वाला वेलोसिटी खत्म हो जाएगा।
और लेकिन इम्पल्स इसके परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी उसको चेंज नहीं करेगा, है ना। तो ये वेलोसिटी बचा रह जाएगा, और ये वेलोसिटी स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर, यही सर्कुलर पाथ पे इसको ले जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जस्ट आफ्टर string becomes taut, जैसे ही स्क्रीन ये taut हो गया, ठीक है ना, becomes taut, तुम्हारा क्या हो जाएगा, u cos थीटा sin थीटा 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि द वेलोसिटी and the velocity of ball is u cos थीटा का स्क्वायर, है ना। इसका मतलब कितना हो गया, अच्छा बाद में वैल्यू पुट करेंगे। चलो ये cos थीटा। अब यहाँ से देखो बॉल कितना हाइट ऊपर राइज करेगा, तो नाउ वर्टिकल सर्कल केस में देखे थे फॉर्मूला कितना, ऊपर जैसे जैसे जाते हैं स्पीड घटता है, तो v स्क्वायर इक्वल टू हम लोग कितना लिखेंगे, इनिशियल स्पीड u स्क्वायर माइनस ऑफ 2gh, यही ना। तो यहाँ पे इनिशियल स्पीड मेरा कितना है, u नहीं है, u cos थीटा ना है, और u cos थीटा का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर माइनस ऑफ 2gh, h क्या हो गया, जितना हाइट ऊपर जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 0। ये हो गया u स्क्वायर cos थीटा का पावर 4 माइनस 2gh, तो यानी कि कितना हाइट ऊपर ये जाएगा, u स्क्वायर बाई 2g cos थीटा का पावर 4, और cos थीटा कितना है यहाँ से h/l, है ना, तो ये हो गया u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g h/l का पावर 4, और u कितना है देखो तो, यहाँ पे u कितना है √2gh, इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, √2gh का स्क्वायर करेंगे, है ना, u ना है तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 2gh h/l का पावर 4, यानी कि h का पावर 5 अपॉन l का पावर 4, बताओ कोई प्रॉब्लम, नो सर। तो लिखो। तो इस क्वेश्चन से क्या सीखा, ये एक चीज सीखा कि परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन में दोनों बॉडी का जो बोले थे कि वेलोसिटी सेम होता, वो किस लाइन के लॉन्ग बोले थे, स्टेटमेंट में लिखा हुआ था लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग बोला, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग सेम बोला गया था। इसका मतलब ये नहीं कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी सेम होगा, वो डिफरेंट हो सकता है। इसका मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन के बाद दोनों बॉडी का वेलोसिटी सेम हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। किस वजह से, टेंजेंट के लॉन्ग अगर डिफरेंट वेलोसिटी होगा तो फिर दोनों का डिफरेंट वेलोसिटी हो जाएगा, क्योंकि लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग ना केवल सेम है, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर डिफरेंट है तो फिर दोनों का वेलोसिटी डिफरेंट हो जाएगा। आए समझ में? यस सर। ठीक है, तो नोट करो। तो नोट किया? यस सर। यस सर। यस सर। हो गया। ठीक है, यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो जिसका नहीं हुआ है, हो गया सर। ले लिया हो गया स्क्रीनशॉट? सर। हो गया सर। यस सर।
अब आगे तो क्या a bullet of mass 20 gram is traveling horizontally with a speed of 500 meter per second. Passes through a wooden block of mass 10 kg initially at rest to a level surface. ठीक है, दोनों रेस्ट में है. The bullet emerged with a speed of 10 मीटर पर सेकंड. ये मास रेस्ट में था, बुलेट मूव कर रहा 500 मीटर पर सेकंड, है ना. और बुलेट इसके अंदर से पेनेट्रेट करते हुए बाहर निकल जाता है. अब बोलता क्या है कि ब्लॉक इस प्रोसेस में, ब्लॉक उसके बाद क्या होता है, ब्लॉक स्लाइड 20 सेंटीमीटर ऑन द सरफेस बिफोर कमिंग टू रेस्ट. बुलेट पास करने के बाद ये 20 सेंटीमीटर आगे जाके फिर रुकता है. कौन? ब्लॉक. फाइंड द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इन द फिगर. तो ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बताइए. ये क्यों आगे जाके रुकेगा? जब इसके पास वेलोसिटी आ जाएगा, बुलेट जब इसको कुछ वेलोसिटी देके चला जाएगा तो ये Friction इसका की वजह मतलब हाँ फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि सरफेस मेरा क्या है, रफ है ना. तो बताओ, तब ये बताओ जी, फोर्स तब क्या क्या होगा मेरा जब बुलेट इसके अंदर पेनेट्रेट कर गया, जब इसके अंदर बुलेट एंटर कर गया है, बुलेट मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में है, तो ठीक है, दोनों का वेट एम जी नॉर्मल है. कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम. फ्रिक्शन एक नॉर्मल फ्रिक्शन पीछे और इसको पीछे भागने का टेंडेंसी, आगे भागने का टेंडेंसी होगा तो पीछे फ्रिक्शन. यस सर. और आपस में दोनों का फोर्स एक्शन रिएक्शन फोर्स एक्ट करेगा ना. है? यस यस. अगर बुलेट आगे निकल रहा है तो बुलेट को ये फोर्स पीछे लगाएगा उसके रिलेटिव, है ना. अब बुलेट इस पे किधर लगाएगा, आगे लगाएगा. यस. तो ये तो इंटरनल फोर्स है बुलेट और ब्लॉक के बीच का, अगर दोनों को सिस्टम मान लेता. एक्सटर्नल कौन कौन है? नॉर्मल नॉर्मल फ्रिक्शन और फ्रिक्शन फ्रिक्शन और दोनों का वेट. यानी कि एक्सटर्नल फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में भी है, एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी है. तो क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व किया जा सकता है? नो सर. नहीं सर नहीं नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी देखो हम कंजर्व करेंगे और उसका रीजन देंगे कि क्यों हम कंजर्व कर रहे हैं. ठीक है. अब देखो यहाँ पे बुलेट जो है 500 मीटर से एंटर किया था, 500 मीटर से, और इमर्ज किया है दूसरे साइड से कितना से, 100 मीटर से. इसका मतलब बुलेट का वेलोसिटी इससे पास करने के वजह से 500 से घट के कितना पे आ गया है, 100. फिर भी 100 मीटर पर सेकंड तो इतना ज्यादा वेलोसिटी है कि इसको निकलने में कितना टाइम लगेगा, ऑलमोस्ट 0 टाइम. यस. इस ब्लॉक में तो इमीडिएट ऑलमोस्ट लगभग 0 टाइम में ना क्रॉस कर जाएगा वो. इसका मतलब कि ब्लॉक और बुलेट के बीच का इंटरेक्शन टाइम क्या है, बहुत छोटा है. लेकिन बुलेट का स्पीड फाइनाइट अमाउंट से चेंज हुआ, कितना से घटा है, 400 मीटर पर सेकंड से. इसका मतलब कि चेंज ऑफ मोमेंटम मेरा क्या है, फाइनाइट है ना भाई. यस सर. यस सर. तो जब किसी ऑब्जेक्ट का चेंज इन मोमेंटम फाइनाइट हो, डेल्टा पी, अब मोमेंटम इक्वल टू हम लोग क्या देखे थे, इंटीग्रल एफ डी टी, फोर्स इंटू टाइम. लेकिन टाइम इंटरवल बहुत छोटा है तो इंटीग्रेशन का सिंबल देने की जरूरत नहीं है. इंटीग्रेशन कब देते हैं, जब टाइम इंटरवल फाइनाइट होता है तब इंटीग्रेट करते हैं फाइनाइट टाइम के लिए. टाइम ही बहुत छोटा है, केवल एफ डी टी, बस डी टी ही टाइम के लिए तो कांटेक्ट में रहा है बुलेट. यस सर. तो इम्पल्स एफ डी टी. ये बताओ, ये तो फाइनाइट है, ये क्या है जी, फाइनाइट. और ये क्या है, दिस इज द वेरी स्मॉल. तो इसको लाके इधर डिवाइड करेंगे तो एफ क्या हो जाएगा, लार्ज. वेरी लार्ज. इसका मतलब आपस में बुलेट और ब्लॉक जो एक दूसरे पे फोर्स लगाया वो बहुत ही लार्ज फोर्स लगाया है.
तभी फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम होगा। वो बहुत छोटे टाइम इंटरवल में अगर मोमेंटम फाइनाइट अमाउंट से चेंज करा वो तभी पॉसिबल है कि जब दोनों फोर्स के बीच ज्यादा में जो होगा। फोर्स लग रहा है वो बहुत लार्ज हो। तो ये इम्पल्सिव नेचर का, यानी कि इसका मतलब कि ब्लॉक और बुलेट के बीच में जो फोर्स है वो कैसा है? इम्पल्सिव नेचर। इम्पल्सिव नेचर। इम्पल्सिव नेचर का। अब देखो, तो अब इसको फिर से मैं जिस समय इंटरेक्शन हो रहा है बुलेट और ब्लॉक के बीच में, जिस समय ये ब्लॉक और बुलेट के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, कहाँ किया इरेजर, इतना बड़ा पाया गया। जिस समय दोनों के बीच में इंटरेक्शन इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन जी इम्पल्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं ना। यस सर। तो ये क्या हो रहा है कि बुलेट पे पीछे की तरफ लग रहा है और ब्लॉक पे आगे की तरफ लग रहा है। बुलेट पे पीछे की तरफ लग रहा है क्या? आई इम्पल्सिव फोर्स, और ब्लॉक पे आगे की तरफ। आगे की तरफ लग रहा है। ठीक है। यस सर। अब इस इम्पल्सिव फोर्स के सामने दोनों के बॉडी का वेट को क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं ना। यस सर। अभी बताओ, वेट तो ऐसा ही नहीं सोचना क्योंकि वेट तो ऑलवेज फाइनाइट होता है। हाँ, नॉर्मल और फ्रिक्शन इम्पल्सिव नेचर का हो सकता है, लेकिन वो कब होता है? देखो, जब इस पे फोर्स ऊपर से लगता, तब ना ये ग्राउंड को नीचे इसको फेंकना चाहता तो ग्राउंड इसको रोकता इम्पल्सिव फोर्स लगा के। लेकिन इस ब्लॉक पे बताओ इम्पल्सिव फोर्स किधर लगा है, किस तरफ? राइट साइड, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ब्लॉक का टेंडेंसी हॉरिजॉन्टल भागने का होगा, नॉर्मल यानी कि इम्पल्सिव नेचर का नहीं हुआ, क्योंकि नॉर्मल तो वर्टिकल डायरेक्शन में होता है। जब वर्टिकल डायरेक्शन में या तुम्हारा क्या इम्पल्सिव फोर्स का कोई कंपोनेंट भी अगर वर्टिकल डायरेक्शन में होता है ऊपर से नीचे की तरफ, तब ना ग्राउंड ऊपर की तरफ नॉर्मल इम्पल्सिव नेचर का लगाता आईएन। लेकिन ये तो इम्पल्सिव फोर्स ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल नॉर्मल इधर जाने से नहीं रोक सकता है, नॉर्मल केवल वर्टिकली नीचे आने से रोकता है। तो इसका मतलब कि नॉर्मल मेरा इम्पल्सिव नेचर में नहीं कन्वर्ट हो सकता है अभी इस क्वेश्चन के लिए। तो नॉर्मल मेरा यहाँ पे क्या है? फाइनाइट है। किसके यहाँ से आवाज आ रहा है जी बैकग्राउंड से? प्रियांशु सिंह को घुस गया है सर, निकालिए उसको। प्रियांशु सिंह है सर। क्या? प्रियांशु सिंह। प्रियांशु सिंह को ना हटाए हैं अभी? हाँ सर। ठीक है ना? यस। हाँ चल। देखो, इसका मतलब ये हुआ बेटा, जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इम्पल्सिव फोर्स है तो नॉर्मल तो वर्टिकल डायरेक्शन है, तो वर्टिकल डायरेक्शन का फोर्स इम्पल्सिव नहीं हो सकता है। ये ओम नारायण कौन है जी? 51 रोल नंबर सर यस सर। है, एडमिट कर देते हैं। तो नॉर्मल भी मेरा फाइनाइट रह गया। अब देखो, फ्रिक्शन जो होता है वो होता है
लिमिटिंग फ्रिक्शन मेरा कितना के बराबर होता है, म्यू एस इंटू एन, यही होता है ना। Yes, sir. या काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो म्यू के इंटू एन। ये नॉर्मल जब फाइनाइट है तो फ्रिक्शन भी क्या रहेगा, फाइनाइट ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल भी फाइनाइट, फ्रिक्शन भी फाइनाइट। वेट एमजी फाइनाइट था तो इग्नोर कर दिए, तो नॉर्मल और फ्रिक्शन को भी अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। केवल किस टाइम के लिए, ओनली फॉर कॉलिजन पीरियड, है ना। यानी कि ड्यूरिंग interaction between block and bullet। अब वो टाइम क्या है, से dt, यानी dt लगभग क्या है, टेंस टू 0 है ना, dt टाइम के लिए। केवल ये एफबीडी कितने देर के लिए वैलिड है, दिस एफबीडी इज ओनली वैलिड ओनली dt पीरियड। इंट्रैक्शन जैसा ही खत्म, यानी बुलेट जैसा ही निकल जाएगा ब्लॉक से, उसके बाद दोनों के बीच में इंपल्सिव फोर्स नहीं रहेगा, यानी कि तब फिर क्या होगा, फाइनाइट फोर्सेस को कंसीडर करना होगा उसके बाद। तो देखो यहाँ पे सर तो अब कंजर्व कर सकते हैं। क्या बेटा, अब सर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि अब फ्रिक्शन को जब कंसीडर नहीं कर रहे हैं इस पीरियड में, है, तो जब कंसीडर ही नहीं किया जा रहा फ्रिक्शन को, तो यानी कि अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। अब हॉरिजॉन्टल क्या, वर्टिकल डायरेक्शन में भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ब्लॉक किधर मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं, है ना। अभी बताओ, जब दोनों सेपरेट हो रहा है, जब बुलेट निकल रहा है, अगला इसका इसके जस्ट निकलने के समय का फोटो ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि जस्ट एंटर करते समय और जस्ट एग्जिट करते समय ना हमको देखना है। देखो तो बुलेट कितना वेलोसिटी से निकल रहा है, 100 मीटर। ये दिया हुआ है 100 से निकल रहा है, 100 मीटर पर सेकंड। और इसका वेलोसिटी मान लेते हैं, जैसे समय बुलेट निकल रहा है इसका वेलोसिटी v हो चुका है, कितना हो चुका है, v। जी तो मोमेंटम को कंजर्व करें बाई COM कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, किसके लिए, फॉर ब्लॉक एंड बुलेट। बताओ, एंटर करते समय बुलेट का वेलोसिटी कितना है, 500 मीटर। 500 मीटर पर सेकेंड। मास 20 ग्राम यानी 20 × 10⁻³ यस। ब्लॉक का कितना है 0, 10 × 0। है ना। और जिस समय एग्जिट किया बुलेट उसका वेलोसिटी कितना रह गया है 100 100। और ब्लॉक का वेलोसिटी कितना हो गया है, V। यहाँ से हम लोग भी निकाल लेंगे, कितना मिल जाएगा जी भी। तो 10 - 2 8, देखो तो 8 मीटर पर सेकंड आ गया। इसके पास 8 मीटर पर सेकंड आ गया वेलोसिटी, लेकिन बताओ 8 मीटर पर सेकंड जो वेलोसिटी आया, तो तब तक इस पीरियड में dt पीरियड में ब्लॉक कितना डिस्टेंस आगे मूव किया है, 20 सेंटीमीटर। बट देखो
v वेलोसिटी इंटू डी टी। अभी बताओ, ये तो 0 से v हुआ है ना जी, पहले तो ये रेस्ट में था ना। यस सर। कॉलिजन पीरियड में ब्लॉक का वेलोसिटी भी बदल रहा है, 0 से v जा रहा है, हमेशा वो v से नहीं मूव कर रहा। हम मान लेते चलो va है, इसका कहने का मतलब वेलोसिटी इनटू टाइम अगर इससे लिखे, मैक्सिमम वाला वेलोसिटी लिखे तो मैक्सिमम डिस्टेंस ही कवर होगा। तो सर v तो 8 और ये तो टाइम है 0, सर तो v लगभग 8 0 बाई ना 10 होगा। होगा। सर हाँ? v 0.8 मीटर पर सेकंड आएगा सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक ना। ये बताओ, तो इसका वेलोसिटी जो हो गया मैक्सिमम वाला ही लेके अगर हम लोग वर्क करें, हम्म, 0.8 और dt क्या है, dt तो टेंस टू 0 है, तो 0। कहने का मतलब बुलेट इतना तेजी से निकला कि इसको झटके से वेलोसिटी मिल गया, लेकिन ये ब्लॉक तब तक आगे नहीं मूव किया है। ब्लॉक उसी पोजीशन पे है जहां पे खड़ा था, पोजीशन ए पे, अभी भी उसी पोजीशन पे ये है, ए पे ही है। तो इम्पल्सिव फोर्स की वजह से इमीडिएट वेलोसिटी तो मिल जाता है, लेकिन तुम्हारा क्या होता है, इम्पल्सिव टाइम इतना छोटा होता है कि उस पीरियड में वेलोसिटी तो आ जाता है, लेकिन उस पीरियड में वो बॉडी मूव नहीं कर पाता है। वो उसी पोजीशन पे खड़ा रह जाता है, क्योंकि ठीक है वेलोसिटी 0 से 0.8 तो हो गया, लेकिन टाइम इंटरवल कितना था, dt। 0 तो Zero. कितना डिस्टेंस मूव कर पाएगा, 0। 0 ठीक है। तो इम्पल्सिव फोर्स की वजह से बॉडी तुम्हारा क्या हो पाता है, चूंकि इम्पल्सिव फोर्स 0 टाइम इंटरवल के रिएक्ट कर रहा है, बहुत शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए, तो उस टाइम पीरियड में ब्लॉक नहीं मूव कर पाता है। ब्लॉक उसी पोजीशन पे आ गया, यानी कि खड़े खड़े उसके पास वेलोसिटी आ गया वहीं पे 10 मीटर पर। तुम मान लिया कहीं पे खड़ा, पीछे से आके कोई फ्रेंड दौड़ते हुए आया, तुमको मारा है जोर से, मतलब धक्का दे दिया, तो तुम उसी पोजीशन पे खड़ा, अचानक से तुमको वेलोसिटी आ जाता है, तब ना तुम आगे बढ़ जाता है, हैं? क्या यस सर। तो इम्पल्सिव फोर्स की वजह से पोजीशन नहीं बदला है तुम्हारा, लेकिन तुम उसी पोजीशन पे बिना यानी कि मूव ही किए हुए इमीडिएट तुम्हारे पास वेलोसिटी आ गया। जबकि फाइनाइट फोर्स अगर रहेगा तो कभी भी सेम पोजीशन पे तुम्हारा अगर हो तो तुम्हारा वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, तुमको कुछ आगे मूव करोगे तभी वेलोसिटी चेंज होगा, क्योंकि कुछ टाइम तो चाहिए, फाइनाइट टाइम। ये ऐसा केवल इम्पल्सिव फोर्स ही कर सकता है कि तुमको बिना डिस्प्लेस किए हुए ही अचानक वेलोसिटी दे देगा, समझे। यस सर। अब इसके पास वेलोसिटी आ गया, बुलेट अलग हो चुका है, अब इसका मोशन यहाँ से अलग स्टार्ट होगा। अब मोशन देखो क्या है, बुलेट तो दूर जा चुका है, क्योंकि बुलेट तो बहुत फास्ट मूव कर रहा है। अब इसका मोशन ये है, ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है, अब इस पोजीशन ए से अब ये आगे बढ़ना चालू करेगा, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी है तो ये बढ़ेगा उसकी वजह से। क्या क्या फोर्स इस पे लग रहा है, फोर्सेस देख लो। अब बुलेट निकल चुका, फाइनाइट फोर्स हमेशा था, ये नहीं कि फाइनाइट फोर्स नहीं था, फाइनाइट फोर्स इस समय भी था, लेकिन इम्पल्सिव फोर्स के सामने फाइनाइट फोर्स को इग्नोर कर दिए थे। अब इम्पल्स खत्म हो चुका, क्यों, क्योंकि बुलेट पार हो चुका। अब क्या क्या इसका अपना वेट है, कितना नीचे है, 10 जी है ना जी, है क्या, यस सर। यस सर। एक नॉर्मल है, आप पीछे, चूंकि ये अब मूव कर रहा है ग्राउंड पे, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी है, मूव कर रहा था, कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक, फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, है काइनेटिक फ्रिक्शन होगा ना, काइनेटिक फ्रिक्शन। यस सर। तो बताओ, ये जब भी मूव कर रहा है तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 0.8 मीटर पर सेकंड से, तो आगे अब वही बोल रहा है कि कितना आगे बढ़ेगा, और ये यहाँ पे रुक जाएगा, यहाँ पे आते आते इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी डैश बोले। तो देखो अब देखना पड़ेगा फोर्सेस। नॉर्मल तो मेरा निकल चुका, कितना है नॉर्मल, दिया हुआ सर 1 से दिया हुआ 26 सेंटीमीटर। अरे रुक ना यार, नॉर्मल कितना है, 10 जी, 10 जी। तो इसलिए फ्रिक्शन एफ के कितना लिखेंगे, तो म्यू के इंटू एन। एन, यानी कि
म्यू के इंटू टेन जी, इतना लिखेंगे। तो एक्सेलरेशन किधर होगा, इधर साइड होगा ना, जिधर फ्रिक्शन है। तो ये जो एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स बाई मास, ब्लॉक का मास कितना, फोर्स म्यू के इंटू टेन जी डिवाइडेड बाई 10, 10 कट गया तो म्यू के इंटू जी इतना होगा है। यही ना पढ़ा है जी, लॉज ऑफ मोशन में बहुत क्वेश्चन पढ़ा बनाया होगा। तो अभी बताओ, ये x डिस्टेंस यानी कि 20 सेंटीमीटर ये कवर कर रहा है, 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.20। तो देयरफॉर कितना हो गया, चाहे नाउ फाइनल वेलोसिटी स्पीड का स्क्वायर v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर। ये चूंकि लेफ्ट साइड है वेलोसिटी, तो क्या ये नेगेटिव है, वेलोसिटी का अपोजिट है, तो क्या लिखेंगे, माइनस 2as लिखते हो ना, 2a ये कितना म्यू के जी इंटू एक्स लिखेगा। ये तो है 0, यस सर, इसका वैल्यू है 0.8 माइनस 2। हमको म्यू के निकालना है, जी का वैल्यू ले लेते हैं 10, इसका वैल्यू 0.20। तो यहाँ से म्यू के मिल गया, यस कितना इसका वैल्यू आया, 0.16 0.16 सर, है। 0.16। ठीक है, कोई प्रॉब्लम बोलो। सर पीछे एक्सेलरेशन हुआ फ्रिक्शन के चलते ना। हाँ, केवल फ्रिक्शन ही ना पीछे की तरफ है, तो केवल फ्रिक्शन है तो कितना होता है, म्यू जी होता है ना एक्सेलरेशन। बनाया ना जी लॉज ऑफ मोशन में क्वेश्चन सब। यस सर। या तुम बनाए चाहे हम तो सब कुछ लिख ही दिए, केवल पीछे फ्रिक्शन फोर्स से डिवाइडेड बाय मास, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम। सर जो हम लोग मोमेंटम कंजर्व नहीं कर रहे हैं सर। वो इम्पल्सिव फोर्स के कारण ना, आए इम्पल्सिव फोर्स के कारण ना सर मोमेंटम कंजर्व हुआ, हाँ बेटा, कारण कि और ऑल सब फोर्स नहीं नेग्लिजिबल हो गए। एक्चुअली इम्पल्सिव फोर्स के सामने बाकी फोर्स को इग्नोर कर दिया, फाइनाइट फोर्स को इसको। और जब फाइनाइट फोर्सेस को इग्नोर कर दिया तो देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सटर्नल फोर्स अब बचा ही नहीं, तो इसलिए मोमेंटम कंजर्व। और सर किसी खास इंटरवल में ही मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग ये केवल इम्पल्सिव, देखो फ्रिक्शन को कब इग्नोर किया गया, फाइनाइट फोर्स था फ्रिक्शन, कब जब इग्नोर तक किया गया, गोली तो अंदर में केवल था। जब तक गोली अंदर में था, स्मॉल टाइम इंटरवल, यानी जब तक इम्पल्स है ना। यही गोली अगर ऊपर से ऐसे अगर आता है, इस डायरेक्शन से अगर गोली आएगा ऐसे, तो देखो इम्पल्स कैसे लगेगा, ब्लॉक पे इधर लगेगा इम्पल्स है, अब Yes, बुलेट sir. पे इम्पल्स इधर लगेगा। तो इम्पल्स का दो कंपोनेंट हो जाएगा ब्लॉक पे, एक हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और एक वर्टिकल हो वर्टिकल हो जाएगा। जाएगा। Vertical. अब वर्टिकल जो इम्पल्स इसका जो कंपोनेंट आ जाएगा, तो उसकी वजह से नॉर्मल भी मेरा इम्पल्सिव हो जाएगा, क्योंकि ब्लॉक को तो जमीन के अंदर नहीं ना घुसने देगा ग्राउंड। Yes, sir. तो नॉर्मल इम्पल्सिव, और नॉर्मल इम्पल्सिव हो जाएगा तो फ्रिक्शन कितना होता है, फ्रिक्शन म्यू इंटू एन होता है, तो फ्रिक्शन भी इम्पल्सिव हो जाएगा। तब वहां पे उस कंडीशन में तब फिर तुम मोमेंटम Conservation नहीं कंजर्व करा पाएंगे। नहीं कर सकते हो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्रिक्शन भी इम्पल्सिव Significant फोर्स है, force तो हो गया। उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। Yes, sir. समझ गए। समझे, बुलेट हॉरिजॉन्टली आ रहा था, इसलिए केवल यहाँ पे क्या हो गया, नॉर्मल इम्पल्सिव नहीं था, इसलिए फ्रिक्शन भी इम्पल्सिव नहीं हुआ, इसलिए मोमेंटम कंजर्व हुआ। समझ गया। Yes, sir. कोई प्रॉब्लम किसी को। नो सर। नहीं। लिख लिया, यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया, हो गया सर। आगे बढ़े।
Yes, sir. अगला क्वेश्चन देखो। पीछे की तो सर बोलो, लिख रहे हो क्या? अभी हो गया सर, हो गया। हो गया। देखो, क्या टू मासेज M1 एंड M2, जिसमें क्या बोल रहा है कि M2 बड़ा है M1 से। M1 हवा में अभी लटका हुआ है, उसको उठा के कोई हवा में लटकाए हुए है, और सर M2 जो थोड़ा है, जूम कर दीजिए ना, दिखाई नहीं दे रहा अच्छा, छोटा हो गया। अब ठीक है। यस सर। हाँ, देखो, टू masses M1 and M2 क्या ग्रेटर देन M1 आर कनेक्टेड बाय अ फाइन इनइलास्टिक स्ट्रिंग। इनइलास्टिक का मतलब जिसका लेंथ नहीं बदलेगा, जिस स्ट्रिंग का। पासेज ओवर ए स्मूथ फिक्स्ड पुली, द लार्जर मास M2 रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। ये हॉरिजॉन्टल टेबल पे है लार्जर मास। इसको थोड़ा सा फिगर को ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, Yes. टेबल पे है। तो अब इसको यहां से गिराया जाता है, यहां से छोड़ा गया। बोलता फाइंड द टाइम इंटरवल बिटवीन M2 लीव द टेबल एंड रिटर्न टू इट अगेन। मतलब कि जब इसको छोड़ा जाएगा, ये गिरेगा, जब स्ट्रिंग टाउट होगा, जैसे ही टाउट होगा तो अचानक से इसका क्या होगा, ये तो अब फ्री फॉल, अभी तक तो फ्री फॉल गिर रहा था ना, लेकिन स्ट्रिंग के टाउट होती है, अब तो फ्री फॉल नहीं गिर सकता है। अब ये नीचे जाएगा तो इसको ऊपर उठना होगा, तभी आगे उसके बाद नीचे गिर पाएगा। ये टेंशन गौरव इम्पॉसिबल हो कुमार जाएगा। कौन है जी? रोल नंबर 103। क्या इसको एंट्री दे क्लास में? भवनपुरा एडमिट का करे? सर। हाँ, भवनपुरा का है तो बोलता नहीं है। देखो यहाँ पे, तो ये बोल रहा है कि जब ये गिरता है, गिरेगा तो ये पहले तो फ्री फॉल गिरेगा जब तक स्ट्रिंग टाइट नहीं होता। जैसे ही स्ट्रिंग टाइट होगा तो ये तभी गिर पाएगा जब ये ऊपर उठेगा। वही Yes, sir. बोल रहा है, लेकिन ये तो हैवियर मास है, ठीक है, शुरू में तो उठेगा लेकिन बाद में ये Yes, sir. लौटेगा भी। ठीक है, तो वही बोलेगा कि ऊपर जाने और आने में इसको कितना टाइम लगेगा, ये बोल रहा है। ठीक है, समझा क्वेश्चन को? देखो तो सोल्यूशन करते हैं इसका। हम्म, पूरे का होगा। चलिए भाई, इसको कट कैसे होगा?
छोड़ो। चलो उसी फिगर पे सॉल्यूशन बना देते हैं। मान लेते हैं कि ब्लॉक नीचे गिरा और ये स्ट्रिंग जस्ट आउट हो रहा है ना, आउट होने वाला है। ये ठीक, ये है M1। तब ये बताओ ये ब्लॉक कितना हाइट यहां से यहां तक गिरा? एच H हाइट तक ये गिरा। तो कोई बॉडी H हाइट अगर फ्री फॉल गिर रहा है, इनिशियल स्पीड 0 है, तो जस्ट स्ट्रिंग टॉप होने के पहले उसका स्पीड क्या होगा? √2gh। The speed of block just before string becomes taut, है ना? इसको U से रिप्रेजेंट करें, कितना? रूट अंडर 2gh किधर नीचे की तरफ। अब बेटा ये प्रॉब्लम है ना कि स्ट्रिंग अब जस्ट आउट हो गया है, तो इसका ऐसा तो नहीं ना कि ये U स्पीड रहेगा और ये 0 स्पीड ये यहीं पे रुका रहेगा। अब ऐसा नहीं ना रह सकता है, क्योंकि स्ट्रिंग से जुड़ा स्ट्रिंग तो आउट हो गया। अब क्या होगा, जितना अब नीचे गिरेगा इसको उतना ही ऊपर उठना होगा, तभी ना है। तो देखो यस सर। तो इसीलिए अब क्या होगा, ये स्पीड U था, अब ये चेंज होगा। अगर इमीडिएट क्यों चेंज होगा, कौन करेगा? तो स्ट्रिंग में अब एक इम्पल्सिव फोर्स आएगा, क्योंकि इम्पल्सिव ऐसा काम कर सकता है कि इमीडिएट वेलोसिटी बदल सकता है। स्ट्रिंग के जस्ट आउट होने के पहले उसका स्पीड U था, और जस्ट आउट हो जाने के बाद इसका स्पीड V इधर और इस ब्लॉक का V ऊपर, क्योंकि एक जितना नीचे गिरेगा एक ऊपर उतना ही उठेगा, तो स्पीड तो दोनों का सेम रहना चाहिए, एक का नीचे और एक का ऊपर रहना चाहिए, है ना। और ये तुरंत फोर्स को बदल कौन सकता है? केवल एक इम्पल्सिव फोर्स। तो स्ट्रिंग में इम्पल्स आ गया, देखो I फॉर इम्पल्स और T फॉर टेंशन, यानी कि टेंशन यहाँ पे मेरा कैसा फोर्स हो गया? सर यशु कुमार वेटिंग में इम्पल्सिव फोर्स हो गया। कैसा हो गया? इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स हो गया। अब इम्पल्सिव फोर्स के सामने हम किसको इग्नोर कर देंगे? इसके वेट को, M1g को, है ना, क्योंकि तो फाइनाइट रहेगा। अब देखो ये IT ये भी इम्पल्सिव फोर्स है, क्योंकि स्ट्रिंग में दोनों साइड तो टेंशन सेम होता है, तो इसका भी वेट M2g इग्नोर हो जाएगा, होगा ना? यस सर। यस सर। और जो टेबल इस पे नॉर्मल ऊपर की तरफ लगा रहा था, नॉर्मल क्या इम्पल्सिव नेचर का होगा कि नहीं होगा? होगा। नहीं होगा। नॉर्मल कब इम्पल्सिव होता है? ये नीचे आने से रोकेगा। कोई बॉडी ऊपर जा रहा है तो टेबल उसको रोकता है? टेबल पर से तुम कोई सामान उठाएगा तो टेबल सामान को पकड़ देता है कि ना उठने देंगे? नो सर। नहीं सर। तो ये बताओ, इस इम्पल्स की वजह से इम्पल्सिव फोर्स तो ऊपर उठा रहा है, तो ये टेबल इसको काहे को रोकेगा? नॉर्मल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। यस सर। और यही अगर यही इम्पल्स अगर नीचे लगता, ये चाहता कि इस ब्लॉक को टेबल के नीचे ले जाए, तब ना नॉर्मल इम्पल्सिव नेचर का होगा, इसको रोकेगा नीचे जाने से। तब यस यही चीज पहला वाला पार्ट में ना बोले थे
कि ऊपर से नीचे बुलेट आएगा तभी क्या होगा, नॉर्मल भी इम्पल्सिव। अगर बुलेट को ऐसे मारोगे चाहे हॉरिजॉन्टल मारोगे तो नॉर्मल इम्पल्सिव नहीं होगा, क्योंकि ऐसे तिरछा मारोगे तो हवा में उड़ जाएगा ना ब्लॉक। तो क्यों उसको ग्राउंड रोकने जाएगा, जाओ तुम हवा में। ग्राउंड तो सर केवल उसको रोकता कि नीचे ना गिरे। हाँ जी बोलो। ऋषि कुमार वेटिंग में सर, ऋषि कुमार बैटिंग में है। 102 रोल नंबर। ठीक है, आ गया क्लास में। अब देखो ये कौन स्क्रीन पे मैसेज किसका हाथ उठाए हुए है जी, कोई मैसेज या सिंबल सब न देना है। हम थे सर, हम- बोलने को बोले थे। मैं नहीं, बात कर हमसे, ठीक है ना, कोई मैसेज या सिंबल नहीं सब देना है, ठीक ना, हमसे बात करो, जो कहना है कहो हमको। यस सर। ठीक है, तो बेटम जी वो फाइनाइट फोर्स है, इम्पल्सिव फोर्स के सामने इग्नोर कर देंगे। नॉर्मल यहाँ पे इम्पल्सिव नहीं होगा। हाँ ऊपर से अगर लगता ना इम्पल्स नीचे की तरफ तब नॉर्मल इम्पल्स होता है। ये तो ऊपर लग रहा है तो इसको ऊपर उठाना चाह रहा है, तो कोई चीज टेबल से अलग होता है तो नॉर्मल उसमें थोड़ी उसको रोकेगा, वो नॉर्मल खत्म हो जाएगा। अगर जैसे ही टेबल से कोई चीज अलग हो गया नॉर्मल गायब, तो नॉर्मल यहाँ पे लगेगा ही नहीं, नॉर्मल का वैल्यू वैसे ही अपने आप 0 हो जाएगा। समझा। अब देखो, अब हम लोग इम्पल्स इक्वेशन लिखते हैं। इम्पल्स क्या बोलता है कि इम्पल्स कितना के बराबर होता है, पिछले क्लास में बोले थे ना, इम्पल्स किसको बोलते हैं, इंटीग्रल मोमेंटम। एफ यही ना। हाँ यस सर। और ये चेंज इन मोमेंटम को बराबर होता है, सही बात। कितना के बराबर होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम के बराबर होता है, तो वही काम करेंगे। अब दोनों तरफ इक्वेशन हम लोग लिखेंगे। चलो कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव मान लो, ऊपर वाला कि नीचे वाला, ऊपर वाला। ऊपर वाला। चलो ऊपर पॉजिटिव मान लेते हैं। तो पहले हम लोग दोनों में से किस ब्लॉक का लिखे, पहले M1 का लिखे कि M2 का लिखे, बोलो। M2 का सर। चलो पहले M2 का लिखते हैं। तो M2 पे इम्पल्स लग रहा है ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन में, IT। तो इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। बताओ चेंज हमेशा क्या लिखते हो फिजिक्स में, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इनिशियल। ब्लॉक का फाइनल मोमेंटम क्या है, MV। ऊपर है ना M2 भी, और ऊपर है Yes, तो sir. पॉजिटिव ही है। फाइनल मोमेंटम इसका है M2 भी। इनिशियल मोमेंटम इसका क्या है, 0। 0, क्योंकि वो रेस्ट में था। एक इक्वेशन। अब उस ब्लॉक के लिए इम्पल्स इक्वेशन लिखे हम, ठीक है। यस सर। M1U. बताओ उसमें भी IT क्या है, ऊपर है, Yes, sir. उसका चेंज इन मोमेंटम। तो बताओ फाइनल मोमेंटम उसका कितना है, उसका भी वेलोसिटी स्पीड भी हो गया, लेकिन डाउनवर्ड है तो क्या लिखेंगे, माइनस M1U। M1 भी ना फाइनल वेलोसिटी है, Yes, sir. माइनस इनिशियल वो भी नीचे ही है तो माइनस M1U, U. है ना। अब दोनों को बराबर कर देते हैं, जो इक्वेशन ऑफ 1 और 2 इक्वल है ना, इक्वल। Yes, sir. तो क्या हो गया, M2 भी इज इक्वल टू आ गया M1U माइनस M1V हो गया। अब भी को एक तरफ कर लो, ये हो गया M1 प्लस M2 इंटू भी, और ये हो गया M1 इंटू U। तो कितना हो गया जी भी, M1U अपॉन M1 प्लस M2 होगा। यस। तो स्पीड तो आ गया, यानी जस्ट स्ट्रिंग के टॉप होते ये क्या है, दिस इज जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग बिकम टॉप, यानी कि जस्ट आफ्टर string becomes
अब उसके बाद क्या, अब दोनों का वेलोसिटी तो बराबर हो गया ना, स्पीड सॉरी वेलोसिटी बोल रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे तो वेलोसिटी तो डिफरेंट है, Yes, डायरेक्शन sir. अलग है। हाँ स्पीड दोनों का सेम। स्पीड बराबर। स्ट्रिंग का काम क्या था कि दोनों का स्पीड बराबर कर देना, जब तक स्पीड दोनों का बराबर नहीं होगा वो इम्पल्स बराबर करेगा। और ये सब कितना टाइम में हो जाता है, ऑलमोस्ट 0 टाइम में हो जाता है, क्योंकि इम्पल्सिव फोर्स तो केवल शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए एक्ट करता है, हो जाता है ना। Yes, sir. अब उसके बाद क्या, दोनों का स्पीड बराबर हो गया, अब इसके बाद क्या, अब इसके बाद इम्पल्स गायब। खत्म। इम्पल्स गायब तो फाइनाइट फोर्सेस क्या क्या लगेगा, फाइनाइट फोर्स वेट और टेंशन, क्योंकि अभी वाला ब्लॉक तो ऊपर जा चुका ना, M2 किधर चला गया है, ऊपर, तो Yes, टेबल sir. से तो कांटेक्ट में हट गया, तो इसका वेट M2G नीचे, टेंशन अब टेंशन T लिखोगे, अब इम्पल्सिव नेचर का ही नहीं रहा, अब T केवल, इधर M1G नीचे और Yes, T ऊपर है ना। यस सर। तो एफबीडी बनाएंगे उसके बाद, तो सिचुएशन क्या है, अब सीन ऐसा है कि दोनों ब्लॉक का एफबीडी देखे, लेकिन मैं कर लिखना, मैथ क्लास है। ओके भाई, M2G डाउनवर्ड, T ऊपर है ना, इसका M1G डाउनवर्ड और T ऊपर। बताओ कौन हैवी है दोनों में से, M2 सर। M2 सर। M2। तो इसका मतलब कि एक्सेलरेशन किधर होगा, ऊपर के नीचे, M2 का नीचे ये सर। होगा, M2 का एक्सेलरेशन नीचे, M2 का एक्सेलरेशन नीचे होगा तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर। ऊपर होगा, क्योंकि स्ट्रिंग से जुड़ा है ना, है। तो देख बेटा, एक्सेलरेशन जो आ जाएगा इसके वेलोसिटी के अपोजिट आ जाएगा, इसका एक्सेलरेशन A नीचे, इसका एक्सेलरेशन A ऊपर। तो इक्वेशन कितना लिख दोगे, M2G माइनस T इज इक्वल टू M2A, है ना। यस। अगला T माइनस M1G इज इक्वल टू M1A, ये नेक्स्ट इक्वेशन, दोनों को सम कर दे, है ना जी, तो कितना हो जाएगा, A का वैल्यू मिल गया, कितना A आ गया, M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू G, इतना होगा कॉमन एक्सप्रेशन दोनों का। क्या यस सर। इतना होगा। अभी बताओ, वेलोसिटी ऊपर एक्सेलरेशन नीचे है, तो इसका मतलब क्या होगा कि M2 जो है जैसे जैसे ऊपर जाएगा स्पीड घटेगा, क्यों, ठीक है, इम्पल्स की वजह से इसके पास वेलोसिटी तो ऊपर आ गया है। अब वेलोसिटी जिधर है बॉडी उधर ही मूव करता है, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में नहीं मूव करता है, एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी को चेंज करता है, बॉडी एक्सेलरेशन की वजह से मूव करता है कि वेलोसिटी की वजह से मूव करता है, वेलोसिटी। तुम्हारा टीचर यही बताया होगा, यही ना, क्या जी, कुछ नहीं बोलता है, बोलो कि आप ही ना बताए हैं। आप तब ये ना बताए। हाँ, एक्सेलरेशन क्या करता है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बदलता है। तो बताओ, जब तक इसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ रहेगा ये ऊपर ही राइज करता रहेगा। हाँ, एक्सेलरेशन अगर नीचे है इसका मतलब ये स्पीड घटता जाएगा, कहीं रुकेगा और उसके बाद ये लौटेगा। अरे बताओ, एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है सर। कांस्टेंट है।
अब बताओ किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से u स्पीड से ऊपर फेंके थे तो एयर में तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है, g डाउनवर्ड रहता है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो ऊपर जाके और लौटने में कितना टाइम लगता है टोटल आने जाने में? 2u/g। बिल्कुल सही, tu/g। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन g था इसलिए, लेकिन यहाँ पे क्या है एक्सेलरेशन g के बदला a है, तो ऊपर जाने आने में कितना टाइम लगेगा? 2v/a। ए तो यही ना निकालना है टाइम इंटरवल m2 को टेबल छोड़ने में और फिर रिटर्न होने में, ठीक है ना। तो लिखो इसके बाद द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ m2 कितना हो गया जी? 2v/a, यानी कि वैल्यू पुट कर दो, v का वैल्यू यहाँ पे है ना, और a का वैल्यू यहाँ पे है, पुट कर लोगे हो जाएगा। Yes, sir. यस सर आ गया। आ गया, तो इसको नोट कर लो, है समझ में? Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लिया जी सब कोई? यस सर। यस सर। अगला क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन है और सर? थैंक यू सर। क्वेश्चन तो बेटा 1 2 3 सर एक और बार सर ऊपर चार। कीजिए ना। 5 क्वेश्चन है बेटा बस। बहुत है सर। अब अगला क्लास कहिएगा सर। एक क्वेश्चन करने Yes, के बाद sir. अगला क्लास में, ये वाला क्वेश्चन के सर बाद। एक और बार दिखाए ना, सर एक और बार दिखाए ना। देखो हो गया सर, हो गया। हो गया। डन सर। ये भी क्वेश्चन उसी तरह से बनेगा कुछ। क्या बोलता है? इनिशियली द सिस्टम इज एट रेस्ट, नाउ अ बॉल इज प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड टू स्ट्राइक। देखो क्यों रेस्ट में है? इसलिए कि इधर एक मास m अटैच्ड है ना, और दूसरे एंड पे एक पैन है, पैन का भी मास m है। बताओ जब दोनों का मास सेम है, पैन का भी और ब्लॉक का भी, तो ये सिस्टम रेस्ट में ही रहेगा ना रेस्ट में। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब एक बॉल को या पार्टिकल बोलो जो बोलो, इसको पैन के तरफ थ्रो किया जाता है, जिसका उसका भी मास m है। कितना स्पीड से? u स्पीड से। यानी कि पैन को हिट करने के जस्ट पहले इसका स्पीड u होता है, ठीक है। तो बोलता है फाइंड द स्पीड ऑफ ईच बॉडी जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट। जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट के बाद तीनों बॉडी का वेलोसिटी क्या होगा, मतलब स्पीड क्या होगा, तीनों का स्पीड पूछा है ना। तभी बताओ, ये जैसे ही इसको हिट करेगा, टच करेगा, और कॉलिजन तुम्हारा क्या बोलता है कि स्ट्राइक द पैन, और इसको इफ स्टिक टू पैन, पैन के साथ ये स्टिक कर जा रहा है, इसका मतलब पैन के साथ स्टिक कर गया, चिपक गया, तो दोनों का वेलोसिटी सेम हो गया। तो ये ऐसे Yes, वेलोसिटी को कैसा, ऐसा कॉलिजन को कौन सा कॉलिजन बोलेंगे? परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। तो देखो ये तो इसके साथ इमीडिएट ना वेलोसिटी, जैसे ही इसके साथ आएगा कांटेक्ट में वैसे ही चिपक जाएगा, यानी इमीडिएट इसका वेलोसिटी बदल जाएगा, ठीक है। तो इस बॉल का वेलोसिटी इमीडिएटली मेरा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, और u से चेंज होकर कितना हो जाएगा? v। किधर? नीचे होगा ना। और इस Yes, पैन sir. का भी वेलोसिटी क्या हो जाएगा? v। पहले 0 था, ये 0 से चेंज होकर क्या हो जाएगा? भी v।
और इसका भी वेलोसिटी 0 था, ये भी क्या हो जाएगा 0 से चेंज होके भी किधर ऊपर की तरफ होगा ना। और इमीडिएट तो ऐसा चेंज कौन कर सकता है, इम्पल्स। और इस पे इम्पल्स कौन लगाएगा इस ब्लॉक पे, स्ट्रिंग, क्योंकि एमजी तो फाइनाइट फोर्स है, इम्पल्स लगा ही नहीं सकता है। यस सर। तो इस सर किया गया प्रोजेक्ट, क्या बेटा, बॉल को किस डायरेक्शन से प्रोजेक्ट किया गया? दिखाओ ना एरो नीचे की तरफ ही नहीं दिख रहा है, नीचे की नीचे की तरफ एरो है। तो सर इधर सर वेलोसिटी उसको भी कैसे मिल जाएगा सर? कैसे, तुम फेंको, नीचे फेंकोगे तो नीचे मिलेगा। नीचे तो मिल रहा है सर, इधर क्या करते हैं लेफ्ट वर्ड भी तो सर आप दिखाए हुए हैं। इसको लेफ्ट वर्ड दिखाया बेटा, ये बोल रहे हैं कि देखो नीचे ये चेंज बता रहे हैं कि पहले यू था, अब बदल के क्या हुआ भी, अभी भी किधर है, नीचे के तरफ है। समझ गए सर? बेटा बहुत बदमाश है, समझता सब है, परेशान करता है केवल। हेलो, हाँ लक्ष्य क्या हुआ? नहीं अभी तो पढ़ा रहे 11th वाले को, 10 मिनट के बाद फोन करो। समझा? हाँ सर। तो इसका वेलोसिटी 0 से भी कौन कर सकता है, इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव वेट तो इम्पल्सिव लगा नहीं सकता, तो कौन, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग तो खींचता है तो ऊपर की तरफ ना खींचेगा, इसलिए नहीं इसको ऊपर की तरफ वेलोसिटी मिला है, आई टी ऊपर। और दोनों तरफ टेंशन सेम होगा, तो इसमें भी स्ट्रिंग पे जो पैन लगाएगा ऊपर की तरफ आई टी। और कहीं पे इम्पल्स है, हाँ इन दोनों के बीच में, जब जिस समय ये आके इसको हिट करने वाला है यानी चिपक रहा है, उस समय इमीडिएट इसका वेलोसिटी कौन बदलेगा, नॉर्मल। ऊपर की तरफ क्या लगेगा, है नॉर्मल इम्पल्सिव नेचर का आई एन, और उसी का रिएक्शन नीचे की तरफ एक इम्पल्सिव नॉर्मल आई एन लगेगा ना। ऐसे सब यस सर। नॉर्मल भी इम्पल्सिव हो जाएगा। सब पे दिखा दिया लिखो, और बाकी फाइनाइट फोर्स वेट एमजी सब जगह इग्नोर कर दिए। अब देखो सबसे पहले हम लोग किसका लिखे, इसका इम्पल्स इक्वेशन लिखे, क्या है जी बताओ। आई टी ऊपर, यस सर। और इम्पल्स इक्वल टू कितना के, हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, चेंज इन मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम एम बी ऊपर ही है पॉजिटिव, और इनिशियल 0, ये पहला इक्वेशन। अब किसके लिए लिखे, पैन के लिए। बताओ ये जो पैन है इस पे क्या क्या इम्पल्स लग रहा है, कौन कौन लगा रहा है बताओ। एक स्ट्रिंग लगा रहा है ऊपर आई टी, नॉर्मल एक लगा तो नॉर्मल नीचे वाला, जो बॉल का नॉर्मल नीचे है ना, पैन बॉल पे लगा रहा है, हमको उससे मतलब नहीं, हम पैन का इम्पल्स लिख रहे हैं, तो एक नीचे की तरफ, बस यही दो है। यस सर। तो अपवर्ड पॉजिटिव है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, आई टी माइनस आई एन चूंकि नीचे है, और नेट इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। बताओ पैन का फाइनल मोमेंटम ऊपर है कि नीचे है, नीचे सर। नीचे, तो माइनस एम बी, क्योंकि अपवर्ड पॉजिटिव माने हैं। और इनिशियल मोमेंटम पैन का क्या है, 0 रुका हुआ था, दूसरा इक्वेशन। अब किसके लिए एक लिखेंगे, बॉल के लिए। बॉल पे क्या क्या लग रहा है इम्पल्स बताओ, केवल आई एन लग रहा है। अरे जिस समय बॉल इससे चिपक रहा है, यही ना पैन इस पे ऊपर लगा रहा है। यस सर। एंड आई एन, बताओ नेट इम्पल्स कितना, चेंज इन मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम बॉल का किधर, ऊपर या नीचे, नीचे है, नीचे सर। माइनस एम बी। इनिशियल मोमेंटम बॉल का किधर है, नीचे ऊपर। वो भी नीचे है, माइनस एम यू, एम इंटू यू। अब मुझे स्पीड ना केवल निकालना है पूरे सिस्टम का, तीनों इक्वेशन को देखो कैसे करेंगे।
यहाँ पे ऑपरेशन, ये इक्वेशन नंबर 2 और 3 को अगर ऐड करते हैं तो ये तो अपने आप ही दोनों कट जाएगा। यस सर। यस सर। IT को IT से काटने के लिए इसमें माइनस लगाना होगा, यहाँ पे माइनस करना होगा ना। हाँ यस सर। यस सर। हाँ, तो हम वही कर रहे हैं, यहाँ माइनस लगा दिए, इधर भी माइनस लगा दिए और तीनों को सम कर दिए, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया 0। ये वाला टर्म इससे कटा, ये वाला टर्म इससे कटा। अब आ जाओ यहाँ पे देखो, माइनस एम भी 1, माइनस एम भी 2 और माइनस एम भी 3, तो -3 MB प्लस m इंटू यू, तो इसलिए भी कितना हो गया, भी इक्वल टू हो गया U/3। कोई प्रॉब्लम नो सर। नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। ले लिया सर। तब थैंक यू सर। तब नहीं, ठीक है, तब आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। सर अच्छा, सर रिकॉर्डिंग 1 भेज दीजिएगा। थैंक यू सर।